सिक्वेंशियल हुए और कितने अन्य एक्सीडेंट हुए, उसमें आप एक निगाह से देखेंगे, सब पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन आता है इसमें से। और अदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो 12 घंटे के अंदर में जो है कि हमारे एंट्री हो जानी चाहिए। इसके ये स्टिपुलेटेड टाइम है, अगर इसके अंतर्गत हम एंट्री नहीं हो पाती है तो इसके ऊपर जो है कि बहुत कड़ा जो है कि वो लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है, और फिर उसकी एंट्री भी शायद क्लोज कर दी जाती है। बाद की एंट्री बाद का ही बताएगा वो। तो ये सिस्टम है। और दूसरा सिम्स के बारे में ये भी चीज़ है कि मतलब आप उसको खोलेंगे, सिम्स होता क्या बताया ना मैं आपको कि मतलब एक है जिसमें एक्सीडेंट की सारी चीज़ें, एक्सीडेंट पे इंडिया रेलवे पे जहाँ जहाँ भी होता है वो सारी चीज़ें डाली जाती है। उगड़े का जाता वो आहे बोले ये नॉइज आ रहा है सर, उसको बंद करवाइए जिसका भी। दिलीप भामरे जी, वैसे तो आपको बात करने के लिए बोलते तो बात नहीं करते, और अभी आपका माइक ऑन है। जेवण होईल पुढे अजून टाइम जाईल। दिलीप भामरे जी सुन रहे हैं? त्याला बुक अपने आप को करते म्यूट होला कर लें। हे मग तू कुठे जाणार नाही ना, कारण बुद्धी 1-1:30 पर्यंत 4:30 म्हणजे 4ला 4 पर्यंत मग राहते। ठीक है त्यागी साहब, आप कंटिन्यूस करें, मैंने कर दिया है। चाहिए सर, आपका माइक भी बंद हो गया। सर सारे माइक बंद हो गए, कोई भी नहीं बोल रहा है। हेलो, त्यागी साहब आप भी कर सकते हो, आपको कोस्ट बना रखा है। जैसे आपकी स्क्रीन में देखोगे ना, ऊपर पार्टिसिपेंट जहाँ लिखा आ रहा है वहाँ जाकर के आप सभी को म्यूट कर सकते हैं। अगर कोई बीच में बोले ना तो वहाँ जाके कर सकते हैं। जैसे क्या कुछ लोग क्या चालू करके तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं रहता है काम पर क्या है, तो आप वहाँ जाकर के पार्टिसिपेंट में सबको म्यूट ऑल कर देना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अभी अपन आगे चले। कोलिजन, फायर लेवल क्रॉसिंग और डिरेलमेंट ये हो गया। मिसलिनियस, अच्छा मिसलिनियस एक्सीडेंट जो होते हैं। अच्छा ये जो पूरा वो है, मैं अभी एक और भी वो खोलूँगा, साइट खोलूँगा इसके कंसर्न में, जो अपना क्या है, सिकंदराबाद की साइट है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है और शॉर्ट में दिया हुआ है। तो वो चीज़ खोलूँगा तब इसको और भी मैं थोड़ा क्लियर करूँगा, है ना। उसमें पूरा दिया हुआ देखिए। अभी ये अगर आ जाए इसमें मिसलिनियस एक्सीडेंट, फिर आएगा अदर ट्रेन एक्सीडेंट आएगा, उसकी कैटेगरीज दिए हुए B5 to B6 C5 ये, और फिर यार्ड एक्सीडेंट में A5 B7 ये सब सारी चीज़ें दिए। तो एक इसका पूरा प्रोफार्मा है, मैं उसमें अभी जाके थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, है ना। ब्रीच ऑफ लॉक रूल में जो है कि कौन किस कैटेगरी में रखा जाता है, एवर्टेड कोलिजन किस कैटेगरी में रखा जाता है, वो सब सारी चीज़ें एक पूरा उसका वो है, क्या बोलते हैं, हमारा एक लिस्ट है, लिस्ट बनी हुई है, बड़ी अच्छी लिस्ट उन्होंने बनाई है, तो वो मैं बता दूंगा बाद में, है ना। अच्छा, सीरियस डैमेज टू प्रॉपर्टी दिया हुआ, मींस डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹25 लाख। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सपोर्टेज से भी जो एक हमारा वो होता है, सपोर्टेज के कारण भी एक्सीडेंट होता है। कि मतलब अगर कोई बोल रहा है, मीन्स willful tampering with the any part of the working machinery of railway with the object of rendering inoperative or an act intended to cause damage to railway property including train wrecking or attempted train wrecking। मतलब अभी किसी ने हिंदी में बोला कि मतलब कि सपोर्टिव मतलब आप इंटेंसली, मतलब कोई भी बंदा इंटेंसली ये गाड़ी को जो है कि गिराना चाह रहा है, तो इस तरह की चीज़ें सपोर्टेज भी ली जाती है कि आप एक्सीडेंट करवाना चाह रहे हैं, और सपोर्टेज मतलब उसी को कहते हैं। और फिर आपका ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं अभी वो आ जाएगा तो उसमें मैं बताऊंगा, है ना।
और इंजरीज दिया है ग्रेवियस सिंपल, ये दो तरह की इंजरीज बताया इन्होंने, है ना, सिंपल इंजरी और ये इंजरीज सब बहुत ज़्यादा वो नहीं मायने रखेंगी आपको। आगे चलते हैं अपने को एग्जाम्पल स्कोप ऑफ द रूल है, वही चीज़ अपन बताएंगे और ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। पॉसिबल एक्सीडेंट नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ड्यूटीज, ये ड्यूटीज, हाँ सॉरी, जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ड्यूटीज ऑफ रेलवे, मैं अभी सीधा इस पे आता हूँ। आपका सेकंड जो लिस्ट ऑफ रेडी रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये एक आपने हमें हमारे सिलेबस में दिया हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ क्लूज, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल फर्स्ट रीचिंग साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको जानना जरूरी है। द ऑफिशियल आर सीनियर सबऑर्डिनेट फर्स्ट रीचिंग the site of accident must carefully examine and make a note of all evidence ascertaining the cause of the accident. The following points require special attention, है ना, कि अगर हमारा कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल साइट पे पहुंच गया है तो उसकी पहली ड्यूटी क्या होती है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, ये पढ़ाने के लिए बोला गया। तो ये पहला आइटम है, condition of the track with special reference to alignment, gauge, cross level, curvature, super elevation, rail head, wear, sleepers and ballast। मैंने इन सब सारी चीज़ों का जो दिया है, गेज क्या है, क्रॉस लेवल क्या है, कर्वेचर कैसा, सुपर एलिवेशन, ये रेल हेड, वियर, स्लीपर, ये सब चीज़ हमें वहाँ देखना है। और मार्क्स ऑन स्लीपर एंड रेल्स, हमें मार्क्स भी करना है, स्लीपर और रेल पे मार्क भी करना, पोजीशन ऑफ रेल व्हीकल का भी जो है कि पोजीशन हमें देखना है। ये सब सारी चीज़ें हमें देखना है और खाली देखना नहीं है, हमें ये नोट करते जाना है। द कंडीशन ऑफ broken, हैंगिंग आर मिसिंग कंपोनेंट एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखना है और नोट करना है। द पोजीशन ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट क्या है, सिग्नल की पोजीशन क्या है, पॉइंट लीवर्स कैसे हैं, वो सारी नोट करते जाना है। इंडिकेटर्स क्या है, कीज ईटीसी एट द स्टेशन प्रोवाइडेड विद द पैनल इंटरलॉकिंग, द पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंट रिलेज, स्विचेज, इंडिकेशन, सिग्नल पॉइंट, ट्रैक सर्किट, ये कैंसलिंग काउंटर, नंबर ऑफ पैनल एंड एंट्रीज इन रजिस्टर्स में क्या क्या एंट्री हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं रिले रूम खुला हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं मतलब कि जो हमारा रिले रूम खुला है और इधर जो है कि बता रहा है कि मतलब कि कोई एंट्री नहीं है। ये सब सारी चीज़ें हमें चेक करना है। तो ये फर्स्ट जो ऑफिशियल हमारा साइट पे पहुंचेगा उसको ये सब सारी चीज़ें चेक करनी है। रफ स्केच इंडिकेटिंग पोजीशन ऑफ आइटम्स मेंशन्ड अबव शुड बी मेड एंड ऑब्जर्वेशन शुड बी नोटेड, ये दूसरा आइटम है। ये रफ स्केच बनाई जाती है। रफ स्केच अक्सर जो है कि वहाँ देखा जाता है इंजीनियरिंग का जो हमारा स्टाफ होता है, इंजीनियरिंग के सुपरवाइजर होते हैं, वो लोग बनाते हैं। लेकिन हमको भी रफली बना लेना चाहिए कि मतलब कि अगर हम साइट पे पहुँचे हैं तो अगर कोई मांगता है तो हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट है all the relevant material, clues, damage and deficiency on the locomotive, rolling stock, SNT gears, track as well as exact position of broken, missing or detached parts must be जो क्लूज है, जो मटेरियल है और कहाँ पीओम है, कहाँ जो ड्रिलमेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, हमारा
पॉइंट ऑफ माउंट कहाँ हुआ है, कहाँ फिर जो है कि माउंट हुआ, फिर कहाँ गाड़ी उतरी हमारी, पॉइंट ऑफ ड्रॉप पीओडी, एक पीओएम होता है, एक पीओडी होता है, तो पॉइंट ऑफ ड्रॉप कहाँ है, पॉइंट ऑफ माउंट कहाँ है, वो सारी चीज़ें हमें जो है कि मार्क करनी चाहिए और उसको जो है कि अपने नोट कर लेनी चाहिए कि भाई ये फला किलोमीटर के बीच में ऐसा हुआ है। ठीक है, मस्ट बी केयरफुली मार्क्ड एंड नोटेड। ठीक है, क्लोजअप फोटोग्राफ्स में भी टेकन, और फोटोग्राफ्स भी तुरंत ही ले लेना, हमें साथ साथ लेते जाना है। द क्लूज मस्ट बी केयरफुली प्रिजर्व, और जो आपको क्लूज दिखे कि भाई ये क्लूज हो सकता है, प्रॉबेबली मतलब आपको या हो सकता है या यही होगा, वो चीज़ आपको नोट कर लेना चाहिए और उसका फोटो वगैरह सब ले लेना चाहिए, जिससे कि मतलब कि कोई उसको वो न कर सके, बाद में कोई आके उसको नष्ट न कर सके, उसको उसमें इंटरफियर न कर सके। ठीक है, द रिले रूम शुड बी सील्ड। देखो ये आ गया ना वो रिले रूम की बात जो अपन कर रहे हैं कि रिले रूम वेदर दो चीज़ चेक करते हैं उसमें कि हमारे एंट्री तो नहीं है, अगर एंट्री है तो खुला है तो कोई बात नहीं, अगर खुला है और एंट्री नहीं है तो गलत बात है। और वो भी चीज़ है कि अगर खुला भी है तो किसने लिया था, वो सब सारी चीज़ें नोट करना पड़ेगा। इफ़ इरेगुलरिटी रिगार्डिंग ट्रेन पासिंग फॉर सस्पेक्टेड ट्रेन पासिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड ऑफ द स्टेशन यार्ड केबिन एलसी गेट मस्ट बी सीज्ड। मतलब यही नहीं करना है, आपको सीज भी कर देना है। ठीक है, सिमिलरली रिलेवेंट रिकॉर्ड ऑफ इंजीनियरिंग गैंग मस्ट बी सीज्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंट एट इंजीनियरिंग वर्क स्पॉट। प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ स्टाफ कंसर्न शुड बी रिकॉर्डेड। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें वहाँ पे जो भी प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड है वो भी लेना शुरू कर देना, ले लेना। प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड किससे लेते हैं? प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड स्टाफ, मतलब चाहे लोको पायलट हो, एलपी हो, गार्ड हो, ये सभी लोगों से हमें बोल देना है कि भाई आप दीजिए अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। और वहाँ पे आजू बाजू कोई भी हमारा स्टाफ काम कर रहा हो तो उनसे भी ले लेते हैं। इन केस ऑफ सपोर्टेज इस सस्पेक्टेड स्पेशल प्रोसीजर आउटलाइन इन पैरा इतना में दिया हुआ, सपोर्टेज का अलग से दिया हुआ। इन केस ऑफ सीरियस एक्सप्लोजन caused by danger goods, debris must be left untouched except insofar as removal may be necessary for escaping trapped injured person, recovery of dead bodies until the police authority give permission। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लोजन वगैरह के कारण अगर कुछ हुआ है या सपोर्टेज के कारण इन सब इस तरह की चीज़ें कुछ हुई है तो कोई भी चीज़ आप वहाँ टच नहीं करेंगे। मतलब उसके आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्लूज हैं वैसे ही रखेंगे और पुलिस आती है उनको हैंड ओवर करेंगे, आप जरा सा भी उसको टच नहीं करेंगे। इफ़ ए पैसेंजर ट्रेन इज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, द ऑफिसर सीनियर सबऑर्डिनेट फर्स्ट रीचिंग द साइट मस्ट सिक्योर द रिटेन एविडेंस ऑफ एज मेनी विटनेस एज पॉसिबल प्रिविलेज नॉन रेलवे पर्सन्स। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ वे एंड वर्क्स ब्रांच, ये तो सबकी ड्यूटी है, मैकेनिकल ब्रांच की अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है ना। जॉइंट ऑब्जर्वेशन एंड जॉइंट रीडिंग, हमें इसके बाद हमें जॉइंट ऑब्जर्व स्टाफ सभी आ जाता है तो जॉइंट ऑब्जर्वेशंस एंड जॉइंट रीडिंग्स वगैरह लेनी पड़ती है। वो मतलब अलग अलग पीवे एसएनटी का इन्वॉल्वमेंट तो एसएनटी भी रहेगा, जिसका इन्वॉल्वमेंट है सभी लोग जॉइंट ऑब्जर्वेशन लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर सुपरवाइजर, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब जो सीनियर मोस्ट इंचार्ज वो होते हैं वही लोग लेते हैं, या जो भी नॉमिनेटेड इंचार्ज बनाए जाते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो वो लोग अपना अपना जॉइंट वो लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये कोई खास नहीं है जॉइंट ऑब्जर्वेशन। जॉइंट ऑब्जर्वेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट साइट, द पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व ऑन द स्पॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट हैव बीन
given above and chapter 4 regarding information to be conveyed, checklist as well as in chapter non-accident inquiries, points, evidence. इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है और ये सपोर्टेज के बारे में बोला है कि मतलब सपोर्टेज का है तो ड्यूटीज गार्ड क्रू अदर रेलवे स्टाफ when derailment or other serious accident takes place that tend due to suspected sabotage. तो उस समय जो है कि अगर सपोर्टेज कोई होता है ना तो आप देखेंगे कि गार्ड का इंजन क्रू मतलब लोको पायलट एलपीस और रेलवे स्टाफ अगर कोई है तो और ये इन लोगों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब कि उनसे इंक्वायरीज ही कराई जाती है कि भाई आप लोगों ने क्या देखा, सपोर्टेज करते हुए मतलब किसी को देखा आपने, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या देखा वो सब सारी चीज़ें इंक्वायरी में ली जाती है, साइट पे जो है कि उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। और ये कह रहे हैं कि मतलब इंफॉर्मेशन टू सिविल एंड पुलिस अथॉरिटी वो दे दी जाती है स्टेशन मास्टर के द्वारा या कंट्रोल के थ्रू भी दे दी जाती है। और ऑफिसर्स सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर्स इन एडिशन टू देयर अदर नॉर्म्स ड्यूटीज मस्ट। और अलग अलग जो हमारे सुपरवाइजर हैं या ऑफिसर्स हैं एसएनटी डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, सबकी अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं जो इसमें मेंशन कर रखी है। वो आप लोग निवेदन है कि मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम फोकस करेंगे और वो चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम जाएंगे तो और भी चीज़ें हमारी छूट जाएंगी, है ना। वही बताया कि मतलब ये देखो ये बोल रहा है wreckage etc not to be disturbed until permission is given by the police. पुलिस जब तक नहीं आ जाती है वो पूरा इंक्वायरी नहीं कर लेती है। और ऐसे चीज़ों में जब सपोर्टेज होता है ये सब चीज़ें होती है तो वो अपना जो है इंक्वायरी करती है। आफ्टर दैट ही हम उसको जब अथॉरिटी हमारी पुलिस अथॉरिटी जो है वो हमें वो देती है कि भाई नहीं हम लोगों ने अभी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, आप लोग अब इसको जो भी करना है क्या बोलते हैं रेस्टोरेशन करना है आप शुरू कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट साइट पे कोई भी क्लूज़ को हम तब तक टच नहीं करें जब तक कि मतलब कि हमें परमिशन नहीं मिल जाए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वो सिविल अथॉरिटी की हो चाहे हमारे रेलवे अथॉरिटी की हो, उसकी परमिशन जब तक नहीं मिले तब तक हमें जो है कि अपना रेस्टोरेशन काम चालू नहीं करना चाहिए। ठीक है। रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक, ये तो वो सब अब आ गया, इसको कोई खास नहीं है। स्पेशल पॉइंट्स टू वन इन माइंड ऑफिसर सिग्नल साइट फॉर प्रेशर नोट एंड अब ये जब हम नोट जो करेंगे और ड्राइविंग जो बनाएंगे उसमें क्या क्या हमें ध्यान देना है वो ये सारे 10-15 8-10 जो है कि आइटम है ये हमें वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जिसे इन्होंने बताया है द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड बाय ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजरी स्टाफ व्हेन एग्जामिन द साइट्स। ये हमें पॉइंट्स नोट करने चाहिए कि मतलब कि ये ख्याल रखना चाहिए, इनको हम कहीं लिखित नोट कर लें। The exact position in which engines vehicles came to rest and also where loose component parts were found. ये कह रहे हैं कि मतलब कि कहाँ पे हमारा इंजन गिरा है वो पोजीशन या व्हीकल गिरा है वो पोजीशन और लूज कंपोनेंट कहाँ कहाँ पाए गए वो उनकी सारी पोजीशन नोट कर लेना। The exact position in which rails and component parts such sleepers, fish plate, bolts ये were found। मतलब ये जो हमारे डैमेज हुए हैं या मतलब हमारे जो स्लीपर्स हैं ये सब सारी चीज़ें हैं, डार्क स्पाइक्स हैं ये टूटे उटे हैं, जो भी उनकी पोजीशन टूटे हैं कितने कितने सही हैं वो सब हमें नोट करना है। व्हील मार्क्स एंड अदर डैमेज टू स्लीपर्स रेल अदर फिटिंग वही चीज़ है। द एग्जामिनेशन ऑफ रेल एंड्स डिस्प्लेड पॉइंट्स डेंट्स बम्स एंड वेदर बर्स आर वर्टिकल आर हॉरिजॉन्टल। वही रेल्स वगैरह का पूरा पॉइंट्स अगर डिस्प्लेड पॉइंट्स आर पॉइंट्स फॉर एनी
डेंट्स और बर्स, मतलब वही है जो हमारे पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी रेल पे हमारे डेंट्स हुए हैं, मतलब पेंट्स या डेंट्स ये सब निकले हुए हैं या उनको नुकसान हुआ है, वो सारे एग्जामिनेशंस करके हमें जो है कि नोट करना है। वो वही चीज़ बता रहा है। पोजीशन ऑफ व्हील्स इन रिलेशन टू एनी डिस्प्लेस्ड रेल, इट्स नॉर्मल अलाइनमेंट एंड लैंडिंग। जो व्हील की पोजीशन ट्रैक इन रियर एट लीस्ट 800 मीटर, मतलब 800 मीटर, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि स्टेट ऑफ द ट्रैक इन रियर फॉर एटलीस्ट 800 मीटर। 800 मीटर तक हमें जो है कि पूरा स्टेट चेक करते जाना है। The position of condition of single point block instrument should be inspected. नेचर ऑफ द एक्सीडेंट रिक्वायर्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या है? कि मतलब अगर ये एसएनटी का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब नेचर ऑफ एक्सीडेंट का मतलब रिक्वायर्स का मतलब इसकी ज़रूरत है, तो हम कंडीशन ऑफ सिंगल पॉइंट, सिंगल लीवर, ये तभी जो है कि इसको इंस्पेक्ट करेंगे। अगर मिड सेक्शन में तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, खाली हम अपनी डाटा लगर की रिपोर्ट यहाँ से वो ले लेंगे कि भाई यहाँ से कितने बजे गाड़ी निकली थी और सेक्शन में कितने बजे गई। अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, अगर वहाँ भी हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो चीज़ हम देख लेंगे, हमारा सिग्नल का कोई लॉस हुआ है या सिग्नल का कोई गिरा है या क्या हुआ है मिड सेक्शन में, तो वो चीज़ें हम साइड पे चेक कर लेंगे। या कोई एक्सेल काउंटर लगाया गया, वो टूट गया है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे। फंक्शनिंग ऑफ द इंटरलॉकिंग प्रोवाइडेड एट द स्टेशन शुड बी टेस्टेड। ठीक है, अगर ये दिखता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो हम इंटरलॉकिंग जो प्रोवाइडेड है वो चेक करेंगे। ट्रेन पासिंग रिकॉर्ड, ये ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, प्राइवेट नंबर वगैरह, ये सब जितने भी है ना, वो उसके रिकॉर्ड्स ले लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ स्टाफ शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब वो बता दिया ना कि जितना भी स्टाफ इन्वॉल्व है, चाहे वो स्टेशन स्टाफ है, चाहे ट्रेन का स्टाफ है, चाहे जो है कि उधर आसपास में काम करने वाला या एलसी गेट पे काम करने वाले जितने भी गेट कीपर्स हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स स्टेटमेंट ले लिए जाते हैं। अरेंजमेंट लेकिन अलग से भी हमारा डिविजनल लेवल पे भी कुछ पीआरओ का जो सीपीआरओ या पीआरओ जो हमारे डिवीजनल लेवल पे होते हैं, उनके पास भी दिए रहते हैं, तो वो भी जो है कि फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। और देखिए, रेस्टोरेशन के लिए मैंने बोला था ना, कम्युनिकेशन, वो रेस्टोरेशन तभी हम शुरू करेंगे जब हमें जो है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउ करेगी कि भाई नहीं, आप सब कुछ हो गया, इंक्वायरी हो गई और सारी चीज़ें हो गई, मतलब साइट का सारा वो ले लिया गया, सारा डिटेल ले लिया गया, और तब जाके जो है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो जो देगी, फिर इसके बाद ही आप रेस्टोरेशन शुरू करेंगे। ये प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर सीआरएस और अदर इंक्वायरीज। अब इन इंक्वायरीज के ऊपर आ गया कि अब हम इंक्वायरी के ऊपर जाएंगे, मतलब प्रिपरेशन, उसके लिए क्या क्या करना है, वो सब सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर जो हमारा था, एक्सीडेंट साइट पे हम जाके क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे जो है कि हम साइट पे जाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, और कोई भी ऑफिशियल है अगर वो पहुंचता है तो क्या करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। इसका सारांश एक ही निकलता है कि हम साइट पे पहुंचने के बाद वहाँ जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी साइट की चीज़ें हैं, जितना भी स्टेशन की चीज़ें हैं, उसके सारे रिकॉर्ड्स हम जो है कि अपना नोट करते जाएंगे कि हमारा कहाँ पे साइट पे एक्सीडेंट हुआ, उसका किलोमीटर, और कितना व्हील डिरेल हुआ है, कितने लॉसेस हैं, कितने ज़्यादा लोग, मतलब अप्रोक्सीमेट उस समय निकाल लेंगे कि कितने लोग डेथ हो गई है, क्या हो गया, वो सारी पोजीशंस पूरी निकाल लेंगे और अथॉरिटी को बता देंगे।
ठीक है, ये साइट पे जाने का वो पूरी डिटेल जो थी, एक ऑफिसर साइट पे जाके या एक जो भी फर्स्ट जो भी एम्प्लॉइज या कोई भी जो है कि फर्स्ट पहुंचता है वहाँ साइट पे, तो उसको क्या करना है वो सारी चीज़ें बता दी गई। अभी हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट एंड अदर अकरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने बताया था, इसको हम इस तरह से नहीं, अभी इसको हम उस पर ले लेंगे, क्या नाम है, किया था। आपने देखा कि मतलब कि सिस्टमेटिक नहीं दिया था, लेकिन इसमें जो दिया है ये भी सिस्टमेटिक है। इससे भी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा उसको खोलने में टाइम लगेगा। तो इसको अगर हम समझें तो एक्सीडेंट एंड अदर अकरेंस, एक्सीडेंट को इन्होंने डिवाइड किया है कॉन्सिक्वेंशियल, अदर ट्रेन एक्सीडेंट और यार्ड एक्सीडेंट। फिर अदर अकरेंस को इन्होंने किया इंडिकेटिव, इक्विपमेंट फेलियर और अनयूजुअल। ठीक है, अब इसको कॉन्सिक्वेंशियल को इन्होंने ABCD और E में बांटा है। कोलिजन मैंने बताया इस ग्रेड में, फायर इसमें, और एक्सीडेंट लेवल क्रॉसिंग इसमें, डेरलमेंट इसमें, और मिसनीरियस एक्सीडेंट E1 में दिया। ठीक है, ये कैटेगरीज में डिवाइड किया। और अब इसमें क्या होता है, SNT का एक्सीडेंट किस में आता है, कोई बताएगा किस कैटेगरी में SNT का? देखो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि एक्सीडेंट में जो SNT के एक्सीडेंट फेलियर होगा वो SNT का ही ज़्यादा होता है, तो उससे अगर रिलेटेड फेलियर हुआ तो वो किस कैटेगरी में रखा जाता है? क्लास M। M। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, क्लास M1 to M7 होता है। तो M1 to M7 में हम जो है कि अपना SNT का इक्विपमेंट फेलियर लेते हैं। ठीक है, अदर ट्रेन एक्सीडेंट, ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये हो सकता है कि क्वेश्चन यही पूछ दे कि इक्विपमेंट फेलियर SNT का किस ग्रेड ग्रुप में लिया जाता है। तो वो होगा M1 to M7। वो डिटेल में बताऊंगा कि M1 में क्या चीज़ लिया जाता है, M2 में क्या चीज़ होती है, M3 में कौन सा इक्विपमेंट फेलियर लिया जाता है, वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी उसका आएगा। अदर ट्रेन एक्सीडेंट दोस्तों ये है B5, ये सब C5, ये वही जो बताया था मैंने, ये ऊपर वाला। यार्ड एक्सीडेंट ये है, इस कैटेगरी में। इंडिकेटिव एक्सीडेंट ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मतलब कि खाली आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही जो है कि आप कर लोगे, आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अगर वो ब्रीच ऑफ ब्लॉक बोल दे किस ग्रुप में आएगा, तो G1 to G4 है। एवर्टेड क्लोजन F1 F4 है। ट्रेन पासिंग एट डेंजर, ये इंपॉर्टेंट है यार, H1 to H2। स्पैड का जो केस होगा ना वो इसमें आएगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडिकेटिव एक्सीडेंट। क्या कहते हैं? इंडिकेटिव एक्सीडेंट। स्पार्ड पहले क्या था, आप लोगों को बता दूं कि स्पार्ड में पहले होता था कि मतलब जो हमारे स्पार्ड जो करता था उसमें अधिकतर 90% लोगों को, 99% लोगों को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता था। लेकिन बाद में एक करेक्शन आया एक्सीडेंट मैनुअल में कि नहीं, इनका जो है कि जो स्पार्ड हुआ है उसका कुछ डिस्टेंट इन्होंने सर्टिफाई किया कि इतना डिस्टेंट अगर ये पास होंगे तो इनको ये पनिशमेंट मिलेगा। तो ये आपका नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये करेक्शन स्लिप नंबर 9 है, उसमें स्पार्ड के बारे में दिया हुआ है कि स्पार्ड नया जो लेटेस्ट करेक्शन आया स्पार्ड के बारे में दिया है कि मतलब कि इतने अगर वो जो सिग्नल ओवरलैप पे है तो उसको इतना पनिशमेंट आएगा, और उससे आगे है या ब्लॉक और ओवरलैप के अंदर है तो इतना इसको पनिशमेंट आएगा, अगर उसके पार है तो इतना आएगा। ये सब सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया हुआ है, तो वो चीज़ याद रखना है ना। और इक्विपमेंट फेलियर का ग्रुप है JKLM, ठीक है। और अलग अलग ये चीज़ें हैं, मैं आपको M1 to M7 बता दूंगा बाद में। और अनयूजुअल इंसिडेंट अदर अकरेंस NPQR में है, ठीक है।
ये वही चीज रिपीट कर रहा है बार बार। और इसमें जैसे क्लास एक कोलिजन हुआ तो इसमें इंक्वायरीज किस लेवल पे होगी, तो उसका ये दिया हुआ कि अगर A1 क्लास का है, A2 क्लास का, A3 क्लास का, A4 क्लास का, उसके सारी ये लिस्ट दिया हुआ है। ये भी आपको मतलब ज़्यादा नहीं तो आप इतना तो याद रखिए कि शेड्यूल ऑफ इंक्वायरी ऐसे ग्रेड लेवल की होगी, ठीक है। A2 में सेम है। फिर इसी तरह से B1 में फायर अगर हुआ, B1 क्या होती है, फायर होता है, तो फायर हुआ तो J ग्रेड की इंक्वायरी, और B2 B4 ये पूरा दिया हुआ, तो ये इस हिसाब से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये वही है, एलसी गेट का है तो C1 हो जाएगा, मतलब कैटेगरी C में आएगा। और फिर क्लास D जो है ना, क्लास D ये आ गया, तो इसमें भी जो है कि D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। तो इसके भी जो है कि आप इतना जरूर याद रखना कि मतलब कि ये शेड्यूल ऑफ इंक्वायरी में किस लेवल की इंक्वायरी कंडक्ट करी जाएगी, ये चीज याद रखना। और ये एवर्टेड क्लोजन का है। एवर्टेड क्लोजन में भी जो है कि ये देख लिए, इस पार्ट का स्पेशली आप लोग देख लेना, इस पार्ट में किस लेवल की इंक्वायरी वो रखी जाएगी वो देख लेना। H1 H2 हो गया, J1 J ये हो गया, K1 K2 M1 ये आ जाएगा। देखिए अब ये आ गया, देखिए अब हम उसमें जाने वाले थे, इसी में मिल गया कि क्लास M फेलियर ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। M1 का है फेलियर पार्ट ऑफ कंप्लीट पैनल RI, ठीक है। ये सीनियर सबऑर्डिनेट ज्वाइंट इंक्वायरी, ठीक है। ये ऑफिशियल टू बी एडवाइस, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिग्नल पॉइंट कंट्रोल स्टेशन फेलियर ऑफ, उसमें 15 मिनट दिया हुआ है, मतलब फेलियर ऑफ कंट्रोल स्टेशन कम्युनिकेशन फॉर मोर देन 15 मिनट्स अगर होता है तो उसकी इंक्वायरी M6 में करवाई जाएगी। उसी तरह से M7 है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ही याद कर लेना। इसको छोड़ के इसकी बहुत ज़्यादा हमें जहाँ तक आशा ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़्यादा जरूरत, इसकी और इसकी, ये ठीक है। अनयूजुअल अकरेंस NPQR, ये तो बहुत सारे अलग अलग है, जो इम्पोर्टेंट थे वो अपन तो डिस्कस कर लिए। Q3 ठीक है, Q4 फायर एक्सप्लोजन व्हीकल, ये तो ठीक है, फ्लड वगैरह कोई खास नहीं है। ये आपको पढ़ाने के लिए बोला नहीं है मेरे को फिलहाल, लेकिन इंक्वायरीज पे अपन जाएंगे, है ना। देखिए रिपोर्टिंग, जहां तक बात है ना, रिपोर्टिंग कैसे कैसे करी जाएगी उसका ये बता रहा है कि सेक्शन कंट्रोल को जब खबर मिलेगी तो सबसे पहले डेप्टी पंचुअलिटी गुड्स को, और फिर टैक्सन पावर को, अगर मान लो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो, और फिर दोनों साइड के स्टेशन मास्टर से पोजीशन लेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, मतलब ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो। कोलिजन एट स्टेशन, ठीक है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। बाकी आगे हम आ जाएंगे दूसरे पे। या ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसको हम पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएंगे पक्का है, ठीक है। कि मतलब जो हमारी ARME है, ART है, स्पार्ट है, ये क्या होती है, और इसको साइडिंग से या जहाँ भी खड़ी है वहाँ से टर्निंग आउट की का टाइम जो है अक्सर ये पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग हम लोगों को बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना।
तो मेरे ख्याल से ये 4-5 मिनट का गैप दिया जाए। हेलो, यस सर। Yes, sir. जी सर, जी सर। ये जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम सोच रहे हैं कि 4-5 मिनट का वो वेट करने के बाद फिर करते हैं। हाँ सर, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ। ठीक ठीक है, ओके। आवाज नहीं आ रही क्या?
आवाज आवाज आ रही है क्या? है सर, आ रही है। स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट किया जाए। हेलो, स्टार्ट करें ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट इश्यू हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम गलतियाँ करते हैं, है ना। अक्सर पूछता है क्या, और हम लोग करके क्या चले आते हैं, ना। और ये प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए और पूछा जा सकता है ना, कि जो ART और ARME हम हर डिवीज़न में होती है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ART और ARME किस किस ग्रेड की होती है। पहला तो A ग्रेड और B ग्रेड, ठीक है। तो A ग्रेड की जो हमारी ART होती है, तो उसमें क्या ज़रूरी है, मतलब कि A ग्रेड कैसे बोला जाएगा कि A ग्रेड की है? किसी को पता है? कोई बताएगा? 145 टन की ट्रेन होनी चाहिए सर। जी, इसमें ट्रेन अटैच रहेगी सर एक ग्रेड में। हाँ, मैं क्या बोल रहे हैं? सर ट्रेन अटैच रहेगी वह ए ग्रेड में। हाँ, मतलब अगर मान लो वहाँ क्रेन नहीं है तो उसको A ग्रेड में लिया जाएगा कि किस ग्रेड में लिया जाएगा? नहीं, बी ग्रेड में। 140 टन की क्रेन यूज होती है ना। हाँ सर। तो उस 140 टन की क्रेन अगर नहीं अवेलेबल है तो उसको किस ग्रेड में रखेंगे? बी या क्लास 2। नहीं, बड़ौदा की किस ग्रेड में है? मयंक, क्लास आपको पता होगा। क्लास 2 है सर। क्लास 2 B में है ना। हाँ बी। तो अभी क्या है, यहाँ 140 टन की जो क्रेन है, नहीं है ना नहीं है, बड़ौदा नहीं है में? सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी आ रही है, अभी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। तो सर नया है। हाँ, भावनगर में नहीं है, बड़ौदा में नहीं है, बाकी और जगहों पे मेरे ख्याल से सब जगह है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ART होती है, दूसरी ARME, और एक स्पार्ट होता है, तीसरा ARME स्किल 2। ये 4 चीज़ें होती है दोस्तों। तो पहला तो मैं ARME स्किल 2 में आता हूँ ना। ये क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, ARME स्किल 2 ये कहाँ पे रहता है? मयंक, आप मत बताना, और दूसरे साथी जो हमारे उनको जानकारी होनी चाहिए। आप बता दोगे क्योंकि आपने काम किया है ART पे। स्टेशन में रहते हैं सर। हाँ जी, स्टेशन रतलाम में। बहुत बढ़िया है, गुड। और ये लगभग क्या इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? स्टेशन पे आपने बता दिया कि स्टेशन पे रहता है। जनरली स्टेशन प्लेटफॉर्म में किया जाता है सर। अच्छा, कुछ नहीं, अब नॉर्मली इसमें लिखा हुआ है कहीं। एक डेडिकेटेड रूम रहता है उसमें। हाँ, उस पे लिखा रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा ARME स्किल 2। यस और सर। दूसरा ये क्या होता है ना, मतलब जो आपका डिवीजन है ना, डिवीजन में आपका ART और ARME तो रहती ही है। यस तो सर। इसलिए ऐसा लिखा हुआ कहीं हमने पढ़ा कि 80 से 100 किलोमीटर दूरी पे जो स्टेशन पड़ता है, जो ज़्यादा दूर स्टेशन है, वहाँ पे हम ARME स्केल 2 रख देते हैं, यस सर। है ना। ऐसा इसमें लिखा है कहीं, ठीक है। तो ऐसा है कि ARME स्केल 2 इसलिए रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, ARME स्केल 2 में क्या अंदर क्या रहते हैं, कुछ बताएगा कोई? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें, ARME स्केल 2 में मेडिकल इक्विपमेंट्स होते होंगे सर। देखा तो नहीं है क्या रहते, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिसिन वगैरह रहती होंगे, फर्स्ट एड ऐसा में भी। नहीं, कोई क्लियर कट बतावे। उसमें एक चीज़ होता है
जो जानना हमें जरूरी है उसके बारे में पूछ सकता है। ये किसी ने पोमका का नाम सुना? पोमका, पोमका का फुल फॉर्म क्या होता है? POMKA, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों। POMKA, फॉर एक्सीडेंट। नोट कर लीजिए। सर रिपीट कर दीजिए। पोमका, POMKA, पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट। जो आपका रिलीफ, ये जो ARME स्केल 2 होती है ना, तो वो उसी के अंदर में 3 पोमका रखे होते हैं, मतलब 3 बॉक्स। सर फिर से बताएं पोमका का फुल फॉर्म। पोर्टेबल, पोर्टेबल लिखा आपने? हाँ बराबर, आगे बोले सर। मेडिकल किट, किट मतलब, किट का मतलब KIT, किट फॉर एक्सीडेंट। को एक पोमका बोलते हैं, दूसरे को दूसरा, तीसरे को। उसमें क्या है कि सारे मेडिकल फैसिलिटी एक एक बॉक्स में रहती हैं। जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है, तो सबसे पहले जो नज़दीकी स्टेशन जहाँ पे ARME 2 होता है, वो फटाफट वहाँ से वो पोमका लेके वहाँ से, जिससे कि जब तक ARME ART पहुँचे तब तक वो काम वहीं से शुरू हो जाता है हमारा। अगर पैसेंजर घायल हुए हैं तो उनको वहाँ से इलाज तुरंत ही दिया जाता है इसके थ्रू, है ना। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट चीज़ की पोमका, है ना। अब अपन आते हैं स्पार्ट और ARME। स्पार्ट किसे कहते हैं और ARME, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? सेल्फ प्रोपेल्ड वैन को स्पार्ट बोलते हैं सर। और उसका फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है। हम फुल फॉर्म तो हाँ ठीक है, उसका भी फुल फॉर्म में लिख लीजिए। सेल्फ प्रोपेल्ड मेडिकल इक्विपमेंट। हाँ ठीक है, तो वो है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ARME है, स्पार्ट में वो अपने आप चलेगी, इंजन इनबिल्ट रहता है, और ARME में उसको अटैच करना पड़ता है इंजन के साथ। अच्छा, अंकित जी बोल रहे हैं? जी सर। आप MM सिटी में हैं? मैं वलसाड टेस्ट रूम में हूँ सर। अच्छा, हाँ, तब तो आपको पता होगा। देखिए, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि जो सेल्फ प्रोपेल्ड होती है उसमें इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें इनबिल्ट रहता है। कभी भी कॉल होगा और वो तुरंत ही तैयार होके चल देगी। तो उसी हिसाब से अब आगे हम बढ़ें, उसी हिसाब से हम ये उनका जो है कि जब सायरन बजता है तो उसके हिसाब से इनको कब एग्जिट होना है, वो टाइमिंग अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टाइम फॉर टर्निंग आउट। दो देखिए, इसमें वो मत होना, कंफ्यूज मत होना। अगर वो पूछेगा टाइम फॉर टर्निंग आउट क्या है तो 15 मिनट, अगर डिस्पैच बोले तो 20 मिनट होगा। डिस्पैच के लिए 5 मिनट हम एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। इसमें कभी गलती मत करना, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और सिंगल एग्जिट में क्या है, 25 मिनट और 5 30 मिनट है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कुछ कंफ्यूजन? सर ये सिंगल एग्जिट, डबल एग्जिट लोकेशन आप साइडिंग से डिफाइन होते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो बोथ साइड एग्जिट कर सकते विदाउट सेंटिंग, तो वो डबल एग्जिट।
नहीं नहीं, शंटिंग ऐसा नहीं है। देखिए मतलब डबल एग्जिट सिंगल एग्जिट मतलब कि दोनों तरफ उसको मूवमेंट के लिए रास्ता है। ऐसा नहीं Yes. कि मतलब इसको एक ही तरफ से निकाल लेंगे फिर मेन लाइन पे ले जाएंगे, मेन लाइन से फिर वापस करेंगे, ऐसा नहीं। कि वो जिस साइड से निकल रही है उस साइड से उसको जो है कि पाथ मिल जाता है। Yes. तो वो चीज़ है। अगर सिंगल एग्जिट का मतलब एक ही साइड से वो निकल सकती है और फिर जिधर जाना है वो शंटिंग करके निकलेगी, तो वो सिंगल एग्जिट कहलाता है। Okay. ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? SPRME में क्या है, थोड़ा सा अलग है। टाइम फॉर टर्निंग आउट 10 मिनट, डिस्पैच के लिए 20 मिनट है ना। और फिर इसी तरह से सिंगल एग्जिट में 30 मिनट है। आउट देखिए ये क्या है, इसमें डे और नाइट नहीं होता है। इसमें डबल एग्जिट ARME और स्पॉट में डबल एग्जिट और सिंगल एग्जिट ही रहता है। लेकिन ART में जाएंगे तो वहाँ डे और नाइट रहता है। ड्यूरिंग डे आपका टर्निंग आउट 30 मिनट और डिस्पैच कितना है 45 मिनट, 45 मिनट। और इसमें ड्यूरिंग नाइट टर्निंग आउट 45 और डिस्पैच कितना है 60 मिनट। इसमें 45 और 60 है डिस्पैच का। और नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई सिंगल एग्जिट डबल एग्जिट नहीं होता है। इसमें डे एंड नाइट ही होता है बस। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, इसमें फटाफट जो है कि वो सारी चीज़ें वो रहती हैं, बिल्कुल कंप्लीट रहती हैं। खाली इंजन लेकिन ये पूरी गाड़ी, इसमें कई गाड़ियां रहती हैं तो वो सिस्टमेटिक निकालते हैं और ऐसी जगह खड़ी करते हैं कि वहाँ से जो है कि हमारा मेन लाइन पे जल्दी डिपार्चर हो जाए। और ये कोड दिया है, साउंडिंग ऑफ एक्सीडेंट अलार्म सिग्नल वूटर्स, ये सायरन कोड्स वगैरह दिए है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि अगर 2 लॉन्ग ब्लास्ट दिया ईच ऑफ 45 सेकेंड, ड्यूरेशन 5 सेकेंड है ना, ब्रेक इन बिटवीन है ना। तो ये कहता है कि ये कब होगा, जब शेड के अंदर होगा, होम स्टेशन के अंदर होगा, तो वहाँ खाली ART की जरूरत है। वहाँ स्पार्ट और ये ARME की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 2 लॉन्ग ब्लास्ट होगा तो, अगर 3 लॉन्ग ब्लास्ट होगा तो क्या है, ART की ही जरूरत होगी, लेकिन वो होम स्टेशन नहीं होगा, आउटसाइड होम स्टेशन होगा। ठीक है, और 4 लॉन्ग होगा तो ART और ARME दोनों चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट में है 1 लॉन्ग ब्लास्ट होगा 90 सेकेंड्स के लिए, तो ये कैंसिलेशन ऑफ ARME और ART होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर देख लीजिएगा और ये पढ़ के भी जाइएगा जब एग्जाम में जाइएगा अच्छी तरह से, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताइए कोई कंफ्यूजन? देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यही सब आएगा। सर बोलिए, हेलो, बोलिए। होम स्टेशन पे यदि ARME का रिक्वायरमेंट है तो? नहीं नहीं, ARME का रिक्वायरमेंट है तो फिर आपका ये है ना 4 लॉन्ग ब्लास्ट। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम ओनली ARME के रिक्वायरमेंट है तो सर? अच्छा, यदि यार्ड में या कि होम स्टेशन पे ARME की जरूरत है ओनली, हाँ हाँ, उस केस में क्या? हाँ तो ARME मतलब भेज दिया इसमें। आवाज कम हो जाती है बिल्कुल आपकी। हेलो, हाँ बोलिए। की आवाज एकदम कम हो जाती है बहुत ज्यादा।
अरे कम हो जाती है। अभी अभी कैसा है? अभी सही है। चलिए ठीक है। अभी मिलेगी आवाज आपको। मतलब ये जो है ना, ये केस इसमें दिया नहीं है फिलहाल। जो ये कंडीशन दिए हैं, ये 4 ही कंडीशन दिए हैं। वो जो आप ARME बोल रहे हो ना, हालांकि हम लोगों का अभी एक हुआ था, अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसमें ARME ART दोनों बुलाई गई थी, फिर ART को कैंसिल कर दिया गया। तो इसके बारे में मैं ज़रा एक बार डिस्कस कर लूँगा, हालांकि इसमें दिया नहीं है। मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा। मेरे को इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट वो नहीं है कि मतलब कि अगर ARME चाहिए तो उसके लिए हूटर क्या चाहिए। यस सर। ठीक है, गलत बताने का कोई मतलब नहीं है। केवल ARME की जरूरत तो पड़ेगी नहीं ना सर, पहले ART एक्सीडेंट होगा, उसके बाद कुछ अगर नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ कोई पहला ARME की जरूरत पड़ेगी। कभी जरूरत पड़ जाती है, खाली ARME की जरूरत पड़ती है तो ARME भेजना पड़ता है। फर्स्ट पहले केस भी में वही तो जाएगी पहले। की जरूरत पड़ती है सर, यदि पैसेंजर ट्रेन का हुआ तो। पैसेंजर ट्रेन एक्सीडेंट में सबसे पहले ARME जाएगी। कभी कभी माइनर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पैसेंजर का इन्वॉल्व है, तो उसके ARME में भी टूल्स रहते हैं। ARME से ही सिर्फ वो हाँ, अभी मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। मेरा एक इंसिडेंट हुआ हमारे यहाँ, जहाँ पे ARME मतलब जरूरत नहीं थी इसकी, क्या मैं ART की जरूरत नहीं थी, ART की जरूरत थी, लेकिन ARME भेजा गया। ARME में भी बहुत सारे टूल्स हमारे CNW के रहते हैं जो काम कर जाते हैं। ठीक है, इसको हम बता देंगे आपको बाद में, है ना। फिर अभी क्या करें, अरेंजिंग ARME फॉर डिफरेंट स्टेशंस, वही है। उसमें कोई नया चीज़ नहीं, जो वो ऊपर बता दिया वही इम्पोर्टेंट है। और ये सब वही चीज़ें, जॉइंट इंस्पेक्शन ऑफ ARME ART, इसका कोई वो खास वो नहीं है। देखिए मेंटेनेंस ऑफ की ARME स्केल 1 to वही बताया जो मैंने बता दिया। ये मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल में मॉक ड्रिल का पता होना चाहिए आपको। मॉक ड्रिल एक्चुअली डिवीजन लेवल पे करी जाती है। तो डिवीजन लेवल पे जब करी जाती है तो उसमें ARME और ART दोनों जो है कि बुलाई जाती है, और साइड पे सारे जो इंसिडेंट होते हैं उसी तरह से रिपोर्ट होते हैं। मतलब ये चीज़ समझ आप लोग जानना ज़रूरी है कि जो रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्टिंग होती है ना, वो उसी लेवल पे होती है। जैसे नॉर्मल एक्सीडेंट होता है वैसे ही रिपोर्ट होता है, और वैसे सारी एक्टिविटीज़ होती है साइड पे। लेकिन वो मॉक के नाम से रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। खाली हमारे जो डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं उनको उनके और इंफॉर्मेशन उसी तरह से दी जाती है। साइट से जाके हमारा कोई बंदा जाता है और साइट से इंफॉर्मेशन दी जाती है, और सारा एक्ट वर्जिनल की तरह होता है। जैसे वर्जिनल एक्सीडेंट होता है वैसे ही जो है कि पूरा एक्टिविटीज़ इसमें होती है। तो मेरे ख्याल से मॉक ड्रिल में ये नई चीज़ पता, जैसे मॉक ड्रिल दे दिया गया, तो मॉक ड्रिल जस्ट लाइक ए एक्सरसाइज है ना। और उसमें जो आउट होने का टाइम, ये सब टाइम है, ये ARME ART का, और ये सब सारी चीज़ें सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ तो एक सेकंड चालू हो गया। ट्रेनिंग में से अभी तो अभी अरे इनको बंद कैसे किया जाएगा? किसको दे रही? भाई कौन है? नील कुमार वैरवा करके सर, उनका कुछ आवाज आ रहा ऑल को म्यूट कर दीजिए, ऑल म्यूट कर दीजिए सब। नहीं हमारे में आ ही नहीं रहा, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। ऑल है। म्यूट हो गया सर, म्यूट हो गया।
नहीं, इसमें ना, इसमें हमारा जो 2 मैंने वो चालू किया है ना, आपका सर दो है ना, दो में जो आप जिससे आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो को होस्ट होगा, एक में लिखा हो को होस्ट, अरे जो प्रपोज है उसको कर सकते हैं आप दूसरे वाले में मेरा दिखाई नहीं रहा है, दूसरे वाले में दिखा नहीं रहा है एक्चुअली। एक होस्ट वाला आपका नहीं चल रहा है, लॉन्च करके रखा है ना। को होस्ट वाला आपका दिखा नहीं रहा है ना, उसको कुछ आदमी लगेगा स्टाइल। होस्ट वाला नहीं दिखा रहा है। हाँ, चले दोस्तों आगे चलें, क्योंकि अभी हमारा, अरे यार ये तो बहुत टाइम हो गया, हमारा फिर वो रह जाएगा। अभी अपन जल्दी फास्ट थोड़ा भागे। अच्छा, ये देखिए एक्स ग्रेसिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज। इसको नोट कर लीजिएगा। इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट, एक्स ग्रेसिया, अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया फॉर डेथ के लिए ये है, अमाउंट ऑफ फॉर, ये नोट कर लीजिएगा, ए और बी दोनों। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अब फटाफट हमें भागना पड़ेगा यार, ज्यादा टाइम नहीं रह गया आप लोगों को ना। देखिए ये चीज नहीं है, ये आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और कोई इसमें क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा वो देते नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने अभी तक तो लगभग डिस्कस हो चुका है हमारा। बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ऑफिसर इंचार्ज ये बता ही दिया है ऊपर हमने, इसमें कुछ है नहीं। डूज एंड डोंट्स ये सब आप पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ लीजिएगा। और डेंजरस प्रैक्टिस, ट्रेन पासिंग एट डेंजर को बता ही दिया था आप लोगों को। हाँ, इंक्वायरीज ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्वायरीज, देखिए इंक्वायरीज में अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट आर बाई मजिस्ट्रेट के द्वारा, और इंक्वायरी बाई कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, मेजर ज्वाइंट इंक्वायरी एसएजी लेवल ग्रेड की, जेईजी लेवल, डिविजनल ऑफिसर लेवल, जूनियर स्केल ग्रेड, और मेजर ज्वाइंट इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। ये सारी इंक्वायरीज हैं जिसमें जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं सीआरएस साहब, इज नॉट इन ए पोजीशन टू इंक्वायर इनटू सीरियस एक्सीडेंट। एक्सपायर्ड हो गया, कोई एक भी बंदा एक्सपायर्ड हो गया, या जो हमारा प्रॉपर्टीज लॉस है रेलवे का वो बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी मतलब जो सीरियस एक्सीडेंट तो उसमें तो लगभग 100% वही रहते हैं, लेकिन और जो सीरियस डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी होता है उसमें भी वो जो है कि आते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। और फिर अदर्स में भी अगर उनकी इच्छा है कि हम इसको जो है कि कोई एलसी गेट पे ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें उनको लगता है कि हम करेंगे, तो वो खुद जो है कि इंक्वायरी कर सकते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, उनकी अपनी इच्छा बताएंगे और उसके अनुसार अकॉर्डिंगली वो देना पड़ेगा, मतलब रेलवे को अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
और बाकी चीज़ें ये जो लिखी हुई है मतलब कि ग्रुप वाइज है कि A1 टू A4 जो इंक्वायरी है किसके लेवल की होगी, क्या चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें लिखी है, ज़रा आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें अभी डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी चलना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उसको बता दूं ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, और इसमें काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। और जुडिक्शन ये मजिस्ट्रेट इसमें कोई ये सब तो हम वही है एनालिसिस में सर, जी। फेलियर एनालिसिस। फेलियर एनालिसिस में बता देता हूँ, अभी एक दो केस बता देता हूँ फटाफट, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है भाई मेरे। फेलियर जैसे आप क्या बोलते हैं, जब आप रिटन टेस्ट वो करते हैं ना, तो उसमें फेलियर एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। इसको हमें बताना है, यूनिफाइड कमांड सेंटर है ना। देखिए ऐसा है, साइट मैनेजमेंट प्लान होता है जिसमें 3 प्रकार के सिस्टम हमें बनाने पड़ते हैं। एक यूसीसी होता है, एक एलसीसी होता है, एलसीसी, और एक दूसरा होता है, एक एलसीसी ये है, और तीसरा होता है सीएसी। तो ये 3 अरेंजमेंट है जो इन तीनों अरेंजमेंट के अनुसार ही जो है कि हम साइट पे जब एक्सीडेंट हमारा होता है तो यूसीसी के अनुसार हम पे हमारा जो भी टेंट है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है इसी सीरियल में लगती है, और इसी सीरियल के अनुसार जो है कि हम वहाँ पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी सिस्टम के अनुसार हमारा अगर चीज़ें लगी रहेंगी तो हमारा कोई भी ऑफिशियल उसको परेशानी नहीं होगी। उसको पता है कि हमारा पहला जो ये है वो मेडिकल का ही होगा, दूसरा जो है इस डिपार्टमेंट का होगा, कमर्शियल का होगा, इसका होगा। वो जो एक चार्ट है मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी मे भी पॉसिबिलिटी की मतलब कि ये आपको आ सकता है कि यूसीसी के अनुसार मतलब किस तरह से जो है कि वो करते हैं, इनका ये बनाते हैं साइट पे जो इनका सब सिस्टम लगा होता है वो इसी के अनुसार होता है। एक वो प्लान है वो दिखने का, प्लान बनाया है इन्होंने, मैनेजमेंट प्लान है। कहाँ चला गया, एक सेकेंड होगा जरूर। ये रहा, देखिए ये यूसीसी का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से जो है कि हमें साइट पे अरेंजमेंट करके रखना। पहला मेडिकल, कमर्शियल, इसी हिसाब से हमारे टेंट लगते हैं, इसी हिसाब से हमारे जो है कि सारे एक्टिविटीज़ डील करी जाती है साइट पे जब मेजर एक्सीडेंट, इस तरह का चीज़ें, सीरियस एक्सीडेंट होते हैं तो। और यूसीसी का, सीएसी का और यूसीसी का, एलसीसी का भी इसी में होगा कहीं। तो ये सब सारी चीज़ें ज़रा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि यूसीसी में कैसा होता है, एलसीसी में कैसा होता है और सीएसी में कैसा होता है। ये सब आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, कभी पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। और ये लास्ट में ये सब इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर है, इसमें कुछ और चीज़ें नहीं है। ये सब फ़ोन नंबर ही है और कुछ है नहीं खास। सर ये एक्सीडेंट मैनुअल हर जोन का अलग अलग होता है कि एक ही होता है? जोन का एक ही होगा, डिविजनल लेवल पे अलग अलग होंगे, समझ रहे हैं? नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस? जो जैसे अगर हम वेस्टर्न रेलवे का लेते हैं और सेंट्रल रेलवे का, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस रहेगा? अलग अलग क्यों? आप अपने इधर का लीजिएगा, आप दूसरे में मत जाइएगा, नहीं तो अभी आप सिकंदराबाद की बुक में पढ़ेंगे तो वो बहुत डिफरेंस मिलेगा और आप उसमें तकलीफ हो जाती है। ये चीज़ क्या है कि अभी क्या है, देखो जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो कंडक्ट होने जा रहा है, वो उसको अगर देखें, अच्छा इसको मैं बंद कर रहा हूँ, एक्सीडेंट मैनुअल बंद कर रहा हूँ, उस पर अब जा रहा हूँ, है ना? ओके सर। उस पर जा रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है, हमें वो चीज़ लानी। मैं अब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पे जा रहा हूँ। ये दिख रहा है आप लोगों को?
यस सर। स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा था ना कि मतलब जो जोन है, जोन वाइज है ना, आप ये जो मैंने जिससे पढ़ा रहा हूँ उसी से पढ़िएगा। अगर आप दूसरे से पढ़ेंगे तो उसमें क्या तकलीफ आ जाएगी आपको, कोई जो है कि हो सकता है कि मतलब जो ये हमारा कापी चेक होगा, हो सकता है कि हम अपने जोन के हिसाब से लिखेंगे। तो अब इंडियन रेलवे पे एग्जाम हो रहा है, तो अब इंडियन रेलवे के जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो भी सेम होने चाहिए। वो करने के लिए अभी क्या है कि इन लोग करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अभी दूसरे जगह का हम प्लान देखें, मैनुअल्स देखें, उसमें बहुत ही अंतर है। तो दूसरे में मत जाइए, ये जो लेटेस्ट हमने पढ़ाया है उसी को आप फॉलो करिए, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका आंसर। और सिकंदराबाद की बुक को तो रिफर मत करिएगा, अन्यथा उसमें बहुत ही गलत लिखा हुआ है। अभी क्या है कि करेक्शन इन GNSR वहाँ पे जो है कि ये सॉरी अथॉरिटी टू डिजास्टर घोषित करने की अथॉरिटी पे अभी सीओम लिखा हुआ है, जबकि PCS तो है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको अगर वहाँ रिफर करोगे गलत हो जाएगा आंसर आप। ठीक है, समझ में आया ना आपको? यस सर, समझ में आ गई। हाँ, तो वो गलती मत करिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें बहुत घुस के पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत लिखी हुई, पुरानी लिखी हुई हैं, किसी ने उसको करेक्ट नहीं करा। ये कुछ एब्रीविएशन है, ये एब्रीविएशन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है और इसमें से आ सकता है। अरे यार 100 पे करना पड़ेगा इसको, लग रहा है 100 पे। एक्चुअली टाइम हमें कम अलॉटेड है यार। ये तो क्या एक्सीडेंट मैनुअल ही बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैंने जो है कि जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों को देने की कोशिश करा है। और डिजास्टर वगैरह तो मैंने ये पढ़ा दिया आप लोगों को, टाइप ऑफ डिजास्टर। अच्छा देखिए, टाइप ऑफ डिजास्टर में इन्होंने दिया है नेचुरल डिजास्टर, ट्रेन एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। ये 3 प्रकार के डिजास्टर इन्होंने बताया है, ये पढ़ लीजिएगा। और अपन इम्पोर्टेंट पे आवे हैं। देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं कि जो डिजास्टर है ना, वो जो नेशनल लेवल का डिजास्टर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको डील करता है, समझ रहे हैं? जो नेशनल लेवल का डिजास्टर है उसको कौन डील करता है? MHA। शुरू में ये दिया होगा मेरे ख्याल से, शुरू में देना चाहिए, यहाँ पे दिया होगा। देखिए, ये है इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल स्टेट एंड, ये 4 लेवल पे होता है। इंडिया क्रिएटेड ए मल्टी इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्टेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA जो है ये हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है। NDMA जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और स्टेट लेवल की जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये जो होती है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पे होता है। ठीक है, और लोकल लेवल की चेयरपर्सन जो भी है लोकल बॉडीज का वो करता है। ठीक है, ये 4 जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और फिर हम आ जाते हैं फिर उसी पे। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एक CCS है और NCMC है, NDMA है, NEC है। इसको आप खाली पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या 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 चीज़ है, कौन इसका हेड है, क्या चीज़ है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, और कोई खास नहीं है उसमें।
और ये भी बता दूं दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं कि हमारे बताने से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हम तो जो वही चीज़ बता देंगे कि आपको गाइड कर देंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे है। हालांकि थोड़ा ये और ज़्यादा टाइम मेरे को मिलता तो मैं और अच्छा बता सकता था, टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जो एक्सीडेंट मैनुअल है बहुत अच्छे से आपको बता दिया। उससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले पक्का। और दूसरा ये भी जो अभी मैं बता रहा हूँ कि मतलब इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक बार पढ़ेंगे ना, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही याद आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं मेन चीज पे। ये वही चीज सब बताया हुआ जो मैंने ऊपर बता दिया। बैकग्राउंड इसकी जरूरत नहीं है। देखिए वो ट्रेन एक्सीडेंट तो हमने उसमें बता दिया, इसमें बताने की जरूरत नहीं है ना। अब नेचुरल डिजास्टर है, वो इन्होंने ये कर रहे हैं कि साइक्लोन है, विंड है, फ्लड है, सिस्मिक है, सुनामी है, लैंड स्लाइड है, स्नो अवलांचेज है, ये सब नेचुरल डिजास्टर है। अगर कोई क्वेश्चन ने पूछ दिया ये सिस्मिक बोल दिया, ये नेचुरल डिजास्टर है या नहीं, सुनामी दे दिया ये इट्स ए नेचुरल डिजास्टर, तो ये इस तरह का क्वेश्चन एक उठा सकता है। और अपन नेशनल ये ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं, ये सब कोई जरूरत नहीं लगा। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो ज़रूरी है, बाकी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, वो सारी चीज़ बताने का टाइम भी नहीं है और बता भी नहीं सकते। देखिए एआरएमबी, एआरटीज का, स्पार्ट का, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और उस मैक्सिमम चीज़ें क्या है उसकी इसमें आ चुकी है। और 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी लास्ट में रखा हूँ, आपको बताने की ज़रूरत है। अच्छा ये जरा समझ लेना, फर्स्ट एड इन इमरजेंसी है ना, ये जो कोड है इंजरीज के लिए जो फर्स्ट एड इमरजेंसीज होती हैं, इंजरीज के लिए कोड है, डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। इसको याद कर लीजिएगा, कहीं पूछ दे तो आप उसको लिख सकें, बता सकें और सही आंसर लिख सकें, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। रोल ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही है जो चीज़ हमने पहले बताया, जो पहले साइड पे पूछेगा क्या क्या करेगा। काफ़ी चीज़ें जो एक्सीडेंट मैनुअल की इसमें दे रखी है। देखिए ये भी वही चीज़ें हैं जो मतलब इंफॉर्मेशन कैसे कैसे देंगे, क्या रूल है। डिविजनल ऑफिशियल गो टू साइड, ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग उसमें देख के आए हैं। ये मतलब हेडक्वार्टर ऑफिसर का और हमारे डिवीजन ऑफिसर के कौन कौन से वो जाएंगे, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके डिटेल्स बताया हुआ है इसमें, है ना। और ये चीज़ बता दिया कि वीडियोग्राफी जो होता है ना, वीडियोग्राफी एक तो हमारे एआरटी में होता है, और दूसरा जो है कि हमारे जो पीआरओ जाते हैं उनके साथ में होता है, तो वो वीडियोग्राफी ये लोग कराते हैं साइड की।
ये बाकी वही चीज़ें दिया है, डिजास्टर हो जाने पर मतलब हम कैसे डेड बॉडीज का किस तरह से वो करेंगे और हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कैसे जो है कि होगा, वो सब सारी चीज़ें लिखा हुआ है। अकाउंट डिपार्टमेंट सबका अपना अलग अलग जो है कि वर्क है वो दिया हुआ है। ये डिवीजन और हेडक्वार्टर में जो इमरजेंसी सेल बनते हैं उसके बारे में दिया हुआ है कि अगर डिजास्टर हो जाता है तो इमरजेंसी सेल फटाफट बना दिए जाते हैं और उसके नॉमिनेटेड प्लेसेस हैं। ये यूसीसी वगैरह अभी मैं आप लोगों को बता दिया, वही ये सब चीज जो एक्सीडेंट मैनुअल की है सब इसमें भर रखा है उसने, कोई अलग चीज ज्यादा नहीं है। पटोली जी, ये पटोले जी हैं कि नहीं भाई? आप बेटर 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 पटोले जी को देखते हैं कहाँ बैठे है ना भाई, क्यों है नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? अब पटोले जी बोलेंगे नहीं तो उनका एब्सेंट लगा देंगे हम। अरे लगा दो सर, क्यों लगा दो, कोई दिक्कत नहीं सर। अरे आप सर लगा भी दोगे तो क्या होगा? प्रेमपाल जी नहीं दिखे? प्रेमपाल जी ने ऑफिस दिया भाई साहब। हाँ, बनने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे नहीं क्या? हाँ क्या हुआ? प्रेमपाल जी बोलेंगे नहीं क्या? नहीं नहीं, वो बता रहे हैं कि मतलब वो कहीं रिफ्यूजल दिए हुए हैं तो कहाँ से आएंगे? अच्छा रिफ्यूजल दिया है हमने। हाँ रिफ्यूजल दिया है तो मुलाकात तो हो जाएगी, रिफ्यूजल का एक दिन आना चाहिए उनको, ये फैसिलिटी तो लेनी चाहिए। ठीक है, जब बन जाओगे तो मत जाओ। डिजास्टर कोई खास नहीं है, अब लास्ट में ही चलते हैं यार। वो जो हमारा कुछ केस स्टडी कोई कह रहा था ना, केस स्टडी का, और एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरे को बताना है आप लोगों को, ART के बारे में, जो उसके इक्विपमेंट हैं, जो अभी इस पिछले एग्ज़ाम में वो आया था, खासकर मैं उसको बताऊंगा यार। इसमें बाकी कुछ ज़्यादा दिया नहीं यार, मैं एक सेकंड रुक जाओ, खाली अब उस पर ही जाता हूँ सीधा। वो लोग वाइट को दिखे तो सही, फॉन्ट बड़ा करके दे दो, नाम ही पढ़ने में नहीं वो क्या जिनकी अटेंडेंस नहीं थी उसको मैंने इनको बोला जाता है न्याय, तो उसमें एक मैसेज डाल दो SSC टीम कि सभी क्लास दे रहे कि दे रहे नहीं चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं, अभी हम सीधा उस पर आते हैं। थोड़ी यहाँ पे गिनते रहेंगे यहाँ पे 70 नहीं, और जिन्होंने लिया है कर ले क्लास उनसे ये देखिए आप लोगों को मैंने खोला है लिस्ट ऑफ मिनिमम एसेंशियल टेलीकॉम इक्विपमेंट टू बी केप्ट इन एक्सीडेंट रिलीफ टीम, ठीक है? ये टेलीकॉम रिलेटेड हमारे इक्विपमेंट हैं, जो भी एसेसरीज हैं वो ये होने चाहिए। अभी जो पिछला एग्ज़ाम गया उसमें पूछा था कि क्या ART में वाईफाई की फैसिलिटी दी गई है? वाईफाई मतलब कई दिया था, बहुत सारे दिए थे। वाईफाई मतलब ये नहीं, मतलब वाईफाई है या नहीं, आप बताइए, आप लोग बताइए वाईफाई की वाईफाई की फैसिलिटी नहीं दिया। हाँ, तो वो क्वेश्चन यही पूछा था कि मतलब इसमें से कोई एक है जो ART में नहीं दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया था। तो वो वाईफाई था, एग्जैक्ट आंसर वाईफाई था कि वाईफाई अभी ART में नहीं दिया हुआ है, ART की लिस्ट में नहीं है। तो ये एक इसकी लिस्ट है और ये बिल्कुल कंप्लीट लिस्ट है और लेटेस्ट लिस्ट है। देखिए इस पे लिखा होगा
4/6/2021 की लिस्ट है अशोक सम्राट ने जो बनी थी, और आरडीएसओ का जो ये फाइल नंबर है उसके अनुसार है। तो ये फाइनल लिस्ट है, इसको आप लोग बहुत ही डीपली पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। मैंने थोड़ी देर किया नहीं किया, ये तो लिखने वाले नहीं ठीक है, अभी कुछ नए नए चीज़ें भी डाल दी गई, इन लोगों ने डाल दिया है। और वी सेट का एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि वी सेट का जो वी सेट के हेलो पता नहीं क्या है। वी सेट का जो है ना वो पूछा गया था कि वी सेट में 3-4 आइटम डाल दिए गए थे, बोले कि मतलब इसमें एक आइटम नहीं है तो या है, ऐसा कुछ दिया था। तो वो चीज़ वी सेट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं ज़रा उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इमार सेट के बारे में भी आप जान जाइएगा कि आज की डेट में मेरे ख्याल से ये ARME और ART दोनों में जो है कि इमार सेट दे दिया गया है। क्यों भाई मयंक? हाँ क्या हुआ है सर? दोनों में दे दिया ना क्या सर? इमार सेट? हर जगह पे है, यहाँ की आर्मी हर जगह पे है यूनिवर्सिटी। हाँ नहीं, पहले नहीं था, एनवायरमेंट बना उस समय आपको जो लगा वो पहले खाली ARME में था, ART में नहीं था। समझ गए? अभी एक्सपर्ट में भी दिया गया। आप जिस एनवायरमेंट में हाँ इसमें भी दे दिया। तो ये याद रखिएगा कि दोनों में अभी इमार सेट है। ये क्वेश्चन हो सकता है वो दे दे। अब दूसरा मैं निकालता हूँ ARME का, ये एक हो गया। अब ARME के निकालता हूँ। लेता है तो उसका खुद का जज जो लेता है उसका खुद ये लिस्ट ऑफ टेलीकॉम एसेट्स इन SP ARMB VRCP का हमने ये दिया हुआ है। उसमें जो माइंड तो ये है, देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड तो मेरे ख्याल से यही है, डिसीजन सेम, लेकिन फिर भी आप लोग जरा एक बार देख लीजिएगा, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी उसने गलत किया। इसमें FCT रहती है, इमार सेट पहला ही दे दिया उन्होंने। आज आपको डिसीजन और दूसरा अक्सर क्वेश्चन ये करता है कि उसकी रामायण खींचते जाओगे साला जो जिंदा ही कार्डलेस, गांधी ने ये कर दिया उसने ये भी इसमें क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक टेलीफोन तो होता ही है। ऐसा तो किया उसने, तुम्हारे से एक, कर ही नहीं पाता कभी उसको। इतनी भीड़ कर पाते एक जगह इकट्ठी कर पाते। LED बैटरी, ये नहीं, एक्सटेंशन बोर्ड, कैसे एक छत्र के नीचे ला देता था लोगों को। हाँ तुम कर ही नहीं पाते। हार्ड फ्लोर और ऑर्डर हॉर्न सिस्टम, एम्पलीफायर, तुम्हें कोई बुरा, हम घर में थोड़ी बुरा है मान भगवान PA सिस्टम। बीच में जो बना रखे ना क्यों भाई उसको हटा दो, मयंक? किसी की जरूरत ही नहीं। मैं सर PS सिस्टम अभी दिया गया PA सिस्टम तो है ना इसमें? है सर। उसमें कॉर्डलेस माइक्रोफोन का साथ में दिया गया। हाँ वो वही नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है, PA सिस्टम का क्वेश्चन आता है अक्सर, है ना, वो देख लेना। तो ये दो लिस्ट है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा उसमें, है ना। हाँ ये दोनों मैं आपके इसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अभी एक बंदा हमारा जो बोल रहा था ना उसके लिए रिगार्डिंग केस हिस्ट्री के बारे में, नहीं हम हमारे हिसाब से तो अभी करियर एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं? फेलियर एनालिसिस का, हाँ ठीक है। फेलियर एनालिसिस का भी और उसका भी मैं बताऊँ। पटेल जी है ना, ये इसको लिंक देना है, दे दिए। वो यही आगे पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ा जरा आप लोग भी देखिएगा, जल्दी से 5 मिनट और लूँगा आप लोगों का, ज़्यादा नहीं। चेक करूंगा कौन ले रहा है कि ले रहा है। आज खुद क्या था पता था। 5 मिनट में आ जाना चाहिए यार, कहाँ गए भाई? हम इंटरेक्शन भी करेंगे, हम पूछेंगे भी। ये रेसिंग अब तो ऐसे बन गया साहब। ये आ गया ना। आदमी के जो परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है ना वो गलत है। मेडिकल इक्विपमेंट ये नहीं है। एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट है ना, एक एक्सीडेंट है और फेलियर एनालिसिस ना। ये अपन एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट देख लें, जी जी सर। यही देख लेते हैं और ज़्यादा उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी मेरे ख्याल से। 92 पेज पे।
92 तो बोला ना, वो बोले कि वहीं से बुला के आप ये तो इंक्वायरीज बता रहा है या एक्सीडेंट इंक्वायरीज। वो जो उनको सुटेबल लगेगा, है ना? बोलिए पूरा कर दिया सर। कितने दिए चादरें? चलो मैं आता हूँ सर, है? या आप जा रहे हो कम ही होगा ना, हम लोग यार ये इस पे तो कहा दिया वो चैप्टर क्या था वो? तुरंत दिए सर, बाइक पे लेके आए। हाँ तो लंच करके आ जाओ झटपट। और नहीं उसमें तो 92 में था सर, अभी संडे को किसको दिया? 92 देख रहे थे। हाँ 92 में था, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा है ना कोई। है तो, लेकिन थोड़ा वो क्यों इधर उधर जा रहा है, टाइम नहीं है ना, इसलिए वो नहीं मिल रहा है। ये पेज चैप्टर देखना ना, मैं अभी खोलता हूँ तो चैप्टर खाली देखना। पेज 92 बोला था, 92 एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट 1039 है ना, ये क्या है 1039? आप हाँ मैं बोले पैरा नंबर नहीं, ये तो पैरा एक्सीडेंट इंक्वायरीज सर 92 का आया था ना? आया था। नहीं हाँ, आया ना। दरवाजे का नहीं, चौकट का दो। इंक्वायरीज का बोल रहा है, वो जो एक्सीडेंट केस स्टडी है ना, वो कहाँ है? नहीं वो तो एनालिसिस है केवल, एनालिसिस? ओनली एनालिसिस है बस। बोले तो कर दे ऐसा बताओ। अरे नहीं, वो पूरा उसका हमें आशा है कि इसमें नहीं है यार, वो उसमें जो अपना वो है ना, इसमें होगा। रुक जा सॉरी, और 3 नंबर का तो बाकी है ना अभी। ये नहीं होगा। अच्छा वो इलेक्ट्रिकल वालों को बोल दिए थे पूजा होने वाली है। इलेक्ट्रिक वाले मेरे पास ही थे सर, वो है ना एसएसआई ना, उसका था हाँ। पूरा देखने आए थे। पंखे भी धोने वाले थे ना, पूरे पंखे आपके सकते हैं तो देखने आए लोग बैठे, हवा नहीं आती है कैंटीन में भी बैठे, हवा नहीं आती, इसलिए लोग दे सही। हाँ 1-2 मतलब आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा ये लूँगा। ठीक ठीक। अरे यार कैंसिल कर दिया क्या? स्टॉप सेलिंग हो गया। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड रुकिएगा, है ना। खाली 1 सेकंड रुकिएगा, हम इससे निकाल के भी दिखाते हैं। वो क्या है, उसी केस स्टडी तो उसमें है मेरे ख्याल से। व्हाट्सएप इसमें है। आ तो गया। ये स्क्रीन शेयर हो रही क्या? नहीं ना? नहीं सर, नहीं सर नहीं हो रही है। अरे ये तो आ जाना चाहिए यार, स्क्रीन शेयर होगी तभी होगा। अभी भी नहीं आया ना? नहीं अभी तक नहीं हुआ सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो एक्चुअली क्या है, मैं उससे बाहर चला गया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। रुक जाइएगा एक का सेकंड। इसको मैं लेके रखता हूँ फिर से।
शेयर कंटेंट्स नहीं आएगा इसमें। अभी हो रहा है, देखिएगा। हाँ भी दिख रहा है, लेकिन आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, आया स्क्रीन आया, स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा है, वरना ये पीपीटी दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, वो अभी वो दिखेगा। स्क्रीन आया है अभी। एक्चुअली क्या था, मैं उससे बाहर चला गया था। चल स्लाइड। हाँ, ये अभी आया ना। अभी देखना, इसमें होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये 3-4 केसेस हैं इसमें, है ना। तो मेन चीज ये है ना, 1-2 केसेस अपन देख लेते हैं ना। मिस्टेक भाई ऐसे नहीं। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी केस होता है तो इसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो ज्वाइंट इंक्वायरी करी जाती है, इंक्वायरी होने के बाद फिर हम जो है कि पनिशमेंट डिसाइड करते हैं कि पनिशमेंट किसको जाएगा। फिर आफ्टर दैट एक रिकमेंडेशन आती है। ये पूछा जा सकता है कि मतलब कि बाई चांस पूछा जा सकता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद के प्रोसीजर क्या क्या होते हैं। तो पहला तो इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और ब्लेम वर्दी वो होता है, तो वो होने के बाद फिर हम नेक्स्ट वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर क्या लेते हैं। एक तो रिकमेंडेशन होता है, और इसको रिकमेंडेशन में वो सारी चीज़ें देते हैं कि मतलब इसको हम ऐसा जो है कि हमें करना है कि मतलब कि ये एक्शन लेना है। तो उसके तहत हम 3 चीज़ें ये करते हैं। मिस्टेक कमिटेड बाय एस&टी स्टाफ, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें व्हेन द वर्क फॉर द ब्लॉक हेड वाज अंडर प्रोसेस, द एस&टी कंस्ट्रक्शन विंग हैज इट the block signal for testing purpose and issued a caution order to local police for ignoring the aspect of these signals.
But on 30th December, after commissioning of the block, the caution order cancellation was not repeated to CKP division. Hence, the pilot of Gitanjali followed the earlier caution order and regarded red aspect and block signal. मतलब ये बीच ऑफ ब्लॉक हुआ है, मतलब जब काम हो रहा था तो उस समय इन्होंने जो है कि कॉशन ऑर्डर दे दिया और उस गाड़ियाँ चलती रही, लेकिन इन बिटवीन जो है कि ये चीज़ें जब रेस्टोर्ड हो गई, इसके बाद भी जो है कि ये उसको फॉलो करने से भूल गए, जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ। ये जो इंसिडेंट बता रहे हैं गीतांजलि एक्सप्रेस का, ठीक है। ये इस तरह के एक्सीडेंट हुए और इसी में जो है कि आपके वो भी उसका गैसल का भी एक्सीडेंट इसी में दिया हुआ। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन गैसल का एक्सीडेंट जो था बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था, जिसमें जो एक्सीडेंट गैसल का हुआ, एक सेकेंड, ये सब गैसल एक्सीडेंट यही है। केस हिस्ट्री 7, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस रेल एक्सीडेंट एवर अकर्ड इन इंडियन रेलवे। इसमें क्या था कि 31 को डाउन अवध एक्सप्रेस विच वाज रॉन्गली डिस्पैच्ड इनटू ब्लॉक सेक्शन ऑन अप लाइन, ठीक है। अप लाइन में किशनगंज स्टेशन से रॉन्गली वो अप लाइन जो सामने वाला स्टेशन है, वहां से भी दूसरी गाड़ी जो है कि इसी लाइन पे, मतलब गलत लाइन सेट कर दिया, वो गलत लाइन सेटिंग, और उसको कोई ऑब्जर्व भी नहीं किया। वो भी वहाँ का भी सिग्नल फेल चल रहा था और फिर दूसरी लाइन से भी जो है कि गाड़ी रॉन्ग लाइन पे आ गई और मास्टर दोनों तरफ के जो है कि इस चीज़ को नज़रअंदाज कर गए, नहीं भाप पाए, जिसकी वजह से हेड ऑन कोलिजन हुआ है। और इसकी पूरी डिटेल्स ये सारा चीज़ दिया हुआ है, इस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं। तो केस हिस्ट्री हम खाली नॉलेज के लिए ले सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा जो है कि हमारे एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा वो मेरे ख्याल से इसमें इस तरह के कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ तक आशा है कि नहीं पूछे जाएंगे। हम इसको नाम ही नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आप अगर इसको पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए दिखा दिया कि खाली ये सिकंदराबाद के जो है कि नोट में दिया हुआ है, बाकी ये इधर हमारे एक्सीडेंट मैनुअल में भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इस तरह का केस स्टडी नहीं बताया गया। तो फेलियर्स इसी तरह के हैं। जो एनालिसिस हमारी ये होती है कि मतलब हम इनिशियल स्टेज से चलते हैं कि मतलब कि हमें ये क्या हुआ था, तो उसका हम हेल्प थ्रू डाटा अगर लेते हैं कि इनिशियल स्टेज में गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ को गई, कौन सा सिग्नल दिया गया। जो फॉल्ट एनालिसिस है वो इसी प्रकार करी जाती है कि पहले साइट की एक्चुअल पोजीशन हम ले लेते हैं और इसके बाद फिर जो है कि हम स्लोली पूरा जितना भी ऑब्जर्वेशन हमने लिया, जितना भी हमने साइड से और लोको पायलट से, असिस्टेंट लोको पायलट से, गार्ड से और साइड जो भी सुपरवाइजर रहा, एलसी गेट का गेटकीपर रहा, सबसे जो रिकॉर्ड्स आए हैं उसको हम स्टडी करते हैं। फिर डाटा लगा की रिपोर्ट एक एक करके जो है कि एनालिसिस हम करते हैं और एनालिसिस करने के बाद उसी जो चीज़ें हमारी बात साइड से आई हुई हैं उससे मैच करते हैं। मैच करने के बाद फिर जो है कि हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारा जो फॉल्ट हुआ वो इस तरह का हुआ और यहाँ पे ब्रीच ऑफ ब्लॉक हुआ, यहाँ पे जो है कि ये पॉइंट नहीं बनाया गया और इसको क्लैंप नहीं किया गया, जिसके कारण डिरेलमेंट हो गया और या क्या चल दिया। ये सब सारी चीज़ें हम एनालिसिस, साइट की रिपोर्ट और डाटा लगा रिपोर्ट और अन्य जो है कि एविडेंस जुटा के फिर जो है कि हम फेलियर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब वो नॉलेज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वो हम नहीं समझते कि मतलब बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन नॉलेज भी ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको 15 मिनट तो लिया है, लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, मेरे ख्याल से अगर आप इसका टोटल हूबहू आप लोग जो है कि पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आप सभी से विदा लूँगा, लेकिन ये है कि मतलब अब लास्ट में आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो अभी 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम और मैं देता हूँ, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, पूछिए। बस त्यागी जी आप ग्रुप में आ जाइए और आप जो कुछ क्वेश्चन देने वाले थे या कोई सॉल्व क्वेश्चन पेपर देने वाले वो दे दीजिए सर। ठीक है, वो मैं दे दूंगा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं भाई? नहीं ना? नहीं सर, नहीं।
अच्छा, दूसरा 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 आप लोगों से 1 मिनट, जरा 2 मिनट देना मेरे को, है ना? हाँ जी सर। 2 मिनट मेरे को देना। 2-3 चीजें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने यार मार्क किया था कि अदर देन उससे भी है, और आप लोगों से निवेदन है कि मतलब कि और भी चीजें अगर हमसे चाहिए तो आप ले लेना। लेकिन ये चीज़ें और भी हमारे पास बहुत सारा आइटम पड़े हुए हैं, जो मैं अभी एक आप लोगों के लिए डायरी बना रहा हूँ कि मतलब कि जो हमें पढ़ाए थे उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दी रिगार्ड खाली एक्सीडेंट मैनुअल ये नहीं, इन दी रिगार्ड की PCST सैंक्शंस जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, और CRS सैंक्शन, इनकी वैलिडिटी वगैरह, और फिर आपके जो है कि इससे क्या नाम है आपके, इससे जो क्वेश्चन उठते हैं अपना अकाउंट से जो क्वेश्चन उठते हैं कि भाई हमारा S&T का किस प्लान के अंदर S&T का वो आता है, हमारा मेजर हेड किसके अंतर्गत आता है, वो चीज़ें, और फिर जो है कि डिमांड्स हैं, वो सब सारी चीज़ें उसके तहत मैं एक अच्छा नोट बना रहा हूँ। और वो खाली जो है कि इसके क्या बोलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हम बना रहे हैं, और आप लोगों को लास्ट में जाते जाते मैं दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ बंद करता हूँ। अगर कोई गलती हुई हो, कोई इस तरह की चीज़ें हो तो वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमने कवर कर लिया है। आप लोग पढ़िएगा, और जिसको अगर कोई और डीपली नॉलेज लेना है तो मेरे को बता दीजिएगा। और मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी बोलिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। फिर लॉग ऑफ करें? हाँ बिल्कुल आप करें, और ऐड कर दिया आपने हमको। कौन सा ST वाले ग्रुप में ऐड कर दें सर आपको? ग्रुप में ऐड हो गए सर, आप कर दिया, आपको नंदकिशोर जी ने कर दिया है सर। हाँ तो फिर ठीक है, मैं उसमें सारी चीज़ें डाल देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। तो ये तो समझ में आ गया। बच गई वो बच्चों को